सभी श्रोता मित्रों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। जाने माने लेखक सआदत हसन मंटो की कहानियाँ मनोवैज्ञानिक सनसनी पैदा करती हैं। आइए सुनते हैं बंटवारे के दर्द पर आधारित मंटो की लिखी एक व्यंग्यपूर्ण कहानी, टोबा टेक सिंह। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरकारों को ख्याल आया कि साधारण कैदियों की तरह पागलों की भी अदला बदली होनी चाहिए, अर्थात जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागलों खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं ये बात उचित थी या अनुचित, कुछ भी सही। समझदारों के फैसले के अनुसार ऊंचे स्तर पर कॉन्फ्रेंसें हुई और अंत में एक दिन पागलों की अदला बदली के लिए दिन निश्चित हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वे मुसलमान पागल जिनके संरक्षक हिंदुस्तान में थे वहीं रहने दिए गए और जो शेष थे उनको सीमा की ओर रवाना कर दिया गया। यहाँ पाकिस्तान से क्योंकि सब करीब करीब हिंदू सिख जा चुके थे, इसलिए किसको रखने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सबके सब पुलिस के प्रबंध में सीमा पर पहुंचा दिए गए। उधर की खबर नहीं, लेकिन इधर लाहौर के पागलखाने में इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी मज़ेदार बातें होने लगी। एक मुसलमान पागल जो 12 साल से प्रतिदिन नियम पूर्वक जमींदार पढ़ता था, उसके एक दोस्त ने उससे पूछा, मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या होता है? तो उसने बड़े ध्यान और चिंता के से भाव में कुछ सोच कर जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां उस्तरे बनते हैं। ये जवाब सुनकर उसका मित्र चुप हो गया। इसी तरह एक सिख पागल ने दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है? हमें तो वहां की बोली नहीं आती। दूसरा बोला, मुझे तो हिंदुस्तान की बोली आती है। हिंदुस्तानी बड़े शैतान अकड़े अकड़े फिरते हैं। एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इतनी जोर से लगाया कि फर्श पर फिसलकर गिर गया और बेहोश हो गया। कुछ पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे। इनमें से प्राय खूनियों की संख्या अधिक थी, जिनके संबंधियों ने अफसरों को रिश्वत दे दिलाकर उन्हें पागलखाने में भिजवा दिया था ताकि वे फांसी के फंदे से बच जाए। वे कुछ कुछ समझते थे कि हिंदुस्तान का बंटवारा क्यों हुआ है और ये पाकिस्तान क्या है, लेकिन सभी घटनाओं का उन्हें भी कुछ पता न था। अखबारों से कुछ पता न चलता था और पहरेदार सिपाही अनपढ़ उजड़ थे। उनकी बातचीत से भी वे कोई अर्थ नहीं निकाल सकते थे। उनको केवल इतना पता था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है जिसको कायदे आज़म कहते हैं। उसने मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। ये कहाँ है, इसका उद्देश्य, इसकी उपयोगिता क्या है, इसके संबंध में वे कुछ नहीं जानते थे। यही कारण था कि पागल खाने में वे सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह से खराब नहीं था इस चिंता में थे कि वे पाकिस्तान में थे या हिंदुस्तान में। यदि हिंदुस्तान में हैं तो पाकिस्तान कहाँ है, और यदि वे पाकिस्तान में हैं तो ये कैसे हो सकता है कि वे कुछ समय पहले तक यहीं रहते हुए भी हिंदुस्तान में थे। एक पागल तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में ऐसा पड़ा कि और ज़्यादा पागल हो गया। झाड़ देते देते एक दिन एक पेड़ पर चढ़ गया और एक डाली पर बैठकर 2 घंटे तक लगातार भाषण देता रहा, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मसले पर था। सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने को कहा तो वह और ऊपर चढ़ गया। डराया धमकाया तो उसने कहा, मैं ना हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ ना पाकिस्तान में, मैं तो इस पेड़ पर ही रहूँगा। बड़ी मुश्किल के बाद जब उसका ज्वार ठंडा हो गया तो वह नीचे उतरा और हिंदू सिख मित्रों से गले मिल मिलकर रोने लगा। इस विचार से उसका दिल भर आता था कि वे सब उसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक MSc पास रेडियो इंजीनियर जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग बाग की एक विशेष पगडंडी पर दिन भर चुपचाप टहलता था। उसमें यह परिवर्तन आया कि अपने तमाम कपड़े उतारकर दफेदार के हवाले कर दिए और नंग धड़ंग सारे बाग में घूमना शुरू कर दिया।
चनियोट के एक मुसलमान पागल ने, जो मुस्लिम लीग का सक्रिय कार्यकर्ता रह चुका था और जो दिन में 15-16 बार नहाया करता था, एकाएक अपनी आदत छोड़ दी। उसका नाम मोहम्मद अली था। इसलिए एक दिन उसने अपने जंगले में घोषणा कर दी कि वह कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। उसकी देखा देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। पास होने से खून खराबा हो जाने का डर था, इसलिए उन्हें खतरनाक पागल करार देकर अलग अलग बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था जो प्रेम में असफल होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। उसी शहर की एक हिंदू लड़की से उसका प्रेम हो गया था। यद्यपि उसने उस वकील को ठुकरा दिया था, किंतु पागलपन की हालत में भी वह उसे भुला नहीं पाया था। इसलिए वह उन सब हिंदू और मुस्लिम लीडरों को गालियां दिया करता था जिन्होंने मिल मिलाकर हिंदुस्तान के टुकड़े कर दिए थे। उसकी प्रेमिका हिंदुस्तानी बन गई थी और वह पाकिस्तानी। जब अदली बदली की बात शुरू हुई तो वकील को पागलों ने समझाया कि वह दुखी ना हो, उसको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, उस हिंदुस्तान में जहां उसकी प्रेमिका रहती है। किंतु वह लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसका विचार था कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यूरोपियन वार्ड में 2 एंग्लो इंडियन पागल थे। उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आज़ाद करके अंग्रेज चले गए हैं तो उनको बड़ा दुख हुआ। छिप छिप कर घंटों आपस में इस गंभीर समस्या पर बातचीत करते रहते कि पागल खाने में अब उनकी हैसियत किस तरह की होगी। यूरोपियन वार्ड रहेगा या उड़ा दिया जाएगा? ब्रेकफास्ट मिलेगा या नहीं? क्या उन्हें डबल रोटी के बदले तंदूरी रोटी तो ना खानी पड़ेगी? एक सिख था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए 15 साल हो चुके थे। हर समय उसके मुख से विचित्र शब्द निकलते थे। ओ गर्दी गिड़ दी, एक्स दी बेध्यान दी, मूंग दी दाल ऑफ द लालटेन। वह दिन को सोता था न रात को। पहरेदारों का यह कहना था कि 15 वर्षों के इस लंबे समय में वह एक क्षण के लिए भी ना सोया था, लेटता भी नहीं था। हाँ, कभी कभी किसी दीवार के साथ टेक लगा लेता था। हर समय खड़े रहने से उसके पांव सूज गए थे, पिंडलियां भी फूल गई थीं। किंतु इस खतरनाक तकलीफ के होने पर भी वह लेटकर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान पागलों की अदला बदली के संबंध में जब कभी पागलखाने में बातचीत होती तो वह ध्यान से सुनता। कोई उससे पूछता कि उसका क्या ख्याल है तो वह बड़ी गंभीरता से जवाब देता, ओ पर्दी गिड़ दी, एक्स दी बेध्यान दी, मूंग दी दाल ऑफ द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। किंतु बाद में ऑफ द पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जगह ऑफ द टोबा टेक सिंह ने ले ली। उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा सिंह कहाँ है, जहाँ का वह रहने वाला है। लेकिन किसी को भी मालूम न था कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। जो बताने की कोशिश करते खुद इसी चक्कर में फंस जाते कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में होता था, पर अब सुना है कि पाकिस्तान में है। क्या पता कि लाहौर जो पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाए, ये सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए। और यह भी कौन सीने पर हाथ रखकर कह सकता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही किसी दिन सिरे से ही गायब न हो जाएं। इस सिख पागल के केश झड़ते रहते अब थोड़े ही रह गए थे, क्योंकि वह बहुत कम नहाता था। इसलिए दाढ़ी और सिर के बाल आपस में जम गए थे, जिसके कारण उसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी। लेकिन वह आदमी सीधा था। 15 वर्षों में उसने किसी से झगड़ा फसाद न किया था। पाकिस्तान के जो पुराने नौकर थे वे उसके बारे में इतना जानते थे कि टोबा टेक सिंह में उसकी कई ज़मीनें थीं। अच्छा खासा खाता पीता जमींदार था कि अचानक ही दिमाग उलट गया। उसके संबंधी लोहे के मोटी मोटी जंजीरों से बांधकर उसे लाए और पागल खाने में दाखिल करा गए। महीने में एक बार मुलाकात को ये लोग आते थे और उसकी राजी खुशी मालूम करके चले जाते थे। बहुत समय तक ये क्रम चलता रहा, किंतु जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो उनका आना बंद हो गया। उसका नाम शबनम सिंह था, किंतु सब उसे टोबा टेक सिंह कहते थे।
उसे बिल्कुल मालूम न था कि वह दिन कौन सा है, महीना कौन सा है या कितने साल बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने जब उसके स्वजन उससे मिलने आते तो उसे अपने आप पता चल जाता था। इसलिए वह अपने दफेदार से कहता कि उसकी मुलाकात आ रही है। उस दिन वह अच्छी तरह नहाता, बदन पर खूब साबुन लगाता, सिर पर तेल लगाकर कंघी भी करता। अपने कपड़े जो कभी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवा के उस दिन पहनता और सज बज कर मिलने वालों के पास जाता। वे उससे कुछ पूछते तो चुप रहता, या कभी कभी ओ पर्दी गिड़ गिड़ दी एक्स दे बेत्यान दी मूंग दी दाल ऑफ दी लालटेन कह देता। उसकी एक लड़की भी थी जो हर महीने एक एक अंगुल बढ़ती रहती थी। 15 वर्षों में जवान हो गई थी। शबनम सिंह उसे पहचानता ही ना था। जब वह बच्ची थी तब भी अपने बाप को देखकर रोती थी। जवान हुई तब भी आंखों से आंसू ही बहते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा सिंह कहाँ है। अब संतोषजनक उत्तर न मिलता तो उसकी चिंता दिन ब दिन बढ़ती गई। अब मुलाकात भी नहीं होती थी। पहले तो उसे अपने आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं। अब जैसे उसके दिल की आवाज़ भी बंद हो गई थी जो उसे उनके आने की खबर दे दिया करती थी। उसकी बड़ी इच्छा थी कि वे लोग आएं जो उसके प्रति प्रेम प्रदर्शित करते थे और उसके लिए फल, मिठाइयाँ, कपड़े लाते थे। वह यदि उनसे पूछता कि टोबा टेक सिंह कहाँ है तो वे सचमुच उसे बता भी देते कि पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, क्योंकि उसका विचार था कि वे टोबा टेक सिंह से ही आते थे जहाँ उसकी ज़मीनें थीं। पागल खाने में एक ऐसा पागल भी था जो अपने आप को खुदा कहता था। उससे एक दिन शबनम सिंह ने पूछा कि टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो उसने आदत के मुताबिक एक कहकहा लगाया और कहा वह न पाकिस्तान में है न हिंदुस्तान में, इसलिए कि हमने अभी कुछ हुक्म ही नहीं दिया। शबनम सिंह ने उस खुदा से कई बार मिन्नत खुशामद से कहा कि हुक्म दे दे ताकि झंझट खत्म हो, किंतु वह बड़ा व्यस्त था क्योंकि उसे और कितने ही हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर वह उस पर बरस पड़ा। ओ पर्दी गिड़ गिड़ दी एक्स दी बेत्यान दी मूंग दी दाल और वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। उसका शायद ये मतलब था कि तुम मुसलमानों के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो ज़रूर मेरी सुनते। अदला बदली से कुछ दिन पहले टोबा टेक सिंह से एक मुसलमान जो उसका दोस्त था मिलने के लिए आया। पहले कभी नहीं आया था। जब शबनम सिंह ने उसे देखा तो वह एक तरफ हट गया और वापस जाने लगा। सिपाहियों ने उसे रोका। ये तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजलुद्दीन है। शबनम सिंह ने फजलुद्दीन को एक नज़र देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजलुद्दीन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रख दिया और कहा, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुम्हारे दर्शन करूं, किंतु फुर्सत ही ना मिली। तुम्हारे सब आदमी राजी खुशी हिंदुस्तान पहुंच गए थे। मुझसे जितनी मदद हो सकती थी की, लेकिन तुम्हारी बेटी रूप कौर। वह कहते कहते रुक गया। शबनम सिंह कुछ याद करने लगा। बेटी रूप कौर? फजलुद्दीन ने कुछ रुक रुक कर कहा, हाँ हाँ, वह भी ठीक ठाक चली गई है, उनके साथ पहुंच गई है। शबनम सिंह चुप रहा। फजलुद्दीन ने कहना शुरू किया, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी राजी खुशी पूछता रहूं। मैंने सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलवीर सिंह और भाई भदवा सिंह को मेरा सलाम कहना और बहन अमृत कौर से भी। भाई बलवीर सिंह से कहना फजलुद्दीन राजी खुशी है। 2 भूरी भैंसें जो वे छोड़ गए थे उनमें से एक ने कट्टा दिया है, दूसरे की कट्टी हुई थी, पर वह 14 दिन की होकर मर गई। और मेरे लायक कोई सेवा हो तो कहना, मैं हर समय तैयार हूँ। और ये लो, तुम्हारे लिए थोड़े से मरुंडे लाया हूँ। शबनम सिंह ने मरुंडे की पोटली पकड़कर पास खड़े सिपाही के हवाले कर दी और फजलुद्दीन से पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? फजलुद्दीन ने आश्चर्य से कहा, कहाँ है? वही है जहाँ था। शबनम सिंह ने फिर पूछा, पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में।
फजलुद्दीन बौखला सा गया। शबनम सिंह बड़बड़ाता हुआ चल दिया। ओ पढ़दी गिड़ दी, एक्स दी बेतियान दी, मूंग दी दाल ऑफ द पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ द दुरफिटे मुंह। अदला बदली की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। इधर से उधर और उधर से उधर जाने वाले पागलों की सूचियां पहुंच गई थी। अदला बदली की तारीख निश्चित हो चुकी थी। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। अब लाहौर के पागलखाने से हिंदू सिख पागलों से भरी लॉरियां पुलिस के संरक्षक दस्ते के साथ रवाना हुई। उनसे संबंधित अफसर भी उनके साथ थे। कार्य संचालन के सुपरिटेंडेंट एक दूसरे से मिले और अदला बदली की कार्यवाही खत्म होने के बाद अदल बदल शुरू हो गई, जो रात भर चलती रही। पागलों को लॉरियों से निकालना और उनको दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था। कुछ तो बाहर निकलते ही ना थे और जो निकलने को तैयार होते उनको संभालना मुश्किल होता, क्योंकि वे इधर उधर भाग उठते थे। जो नंगे थे उनको कपड़े पहनाए जाते तो वे फाड़ कर अपने शरीर से अलग कर देते। कोई गालियां बक रहा है तो कोई गा रहा है, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती। पागल स्त्रियों का शोरगुल अलग था और सर्दी इतने कड़ाके की थी कि दांत से दांत बज रहे थे। अधिकतर पागल इस अदला बदली को नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आता था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़कर कहाँ फेंका जा रहा है। थोड़े जो कुछ सोच समझ सकते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। 2-3 बार झगड़ा होते होते बचा, क्योंकि किसी किसी मुसलमान और सिख को नारे सुनकर तैश आ गया था। जब शबनम सिंह की बारी आई और जब उसे दूसरी ओर भेजने के संबंध में अधिकारी लिखत पढ़त करने लगे तो उसने पूछा, तोबा टेक सिंह कहाँ है, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में? यह सुनकर अधिकारी हंसा और बोला, पाकिस्तान में। यह सुनकर शबनम सिंह उछलकर एक ओर हटा और दौड़कर अपने साथियों के पीछे पहुंच गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, किंतु उसने चलने से इनकार कर दिया। तोबा टेक सिंह कहाँ है? और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, वो पढ़ दी गिड़ दी, एक्स दी बेदियान दी, मूंग दी दाल ऑफ तोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया गया, देखो तोबा टेक सिंह अब हिंदुस्तान में चला गया है, यदि नहीं गया है तो उसे तुरंत ही भेज दिया जाएगा, किंतु वह न माना। जब जबरदस्ती दूसरी ओर उसे ले जाने की कोशिश की गई तो वह बीच में एक स्थान पर इस प्रकार खड़ा हो गया कि अपनी सूजी हुई टांगों पर, जाने उसमें इतनी ताकत कहाँ से आई। वह बड़ा कमजोर आदमी था, इसलिए उससे जबरदस्ती नहीं की गई, क्योंकि उसे वहीं खड़ा रहने दिया गया और अदला बदली का शेष काम होता रहा। सूरज निकलने से पहले उस स्थान पर अकड़कर खड़े हुए शबनम सिंह के मुख से एक भयानक चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़े आए और देखा कि वह आदमी जो 15 वर्षों तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहता था, औंधे मुंह गिरा हुआ है। उसकी टांगों के पीछे हिंदुस्तान के पागलों का दायरा था और उसके सिर की ओर पाकिस्तान के पागलों का दायरा था। बीच भूमि में, जिसका कोई नाम न था, तोबा टेक सिंह पड़ा था। तो दोस्तों, ये थी कहानी तोबा टेक सिंह। विभाजन के दर्द और कड़वी सच्चाई का चित्रण इसमें बहुत ही सूक्ष्मता से लेखक ने किया है। आशा करती हूँ कि इस दर्द ने आपके मन पर भी गहरा प्रभाव डाला होगा। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।